नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे आंतर संक्रमण तत्व, यानी कि एफ ब्लॉक के कंपाउंड। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के अंदर दो प्रकार के तत्व आते हैं, वो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो दोनों प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की आपके बोर्ड एग्जाम हो, उससे एक दिन पहले आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी पढ़नी है। तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरा की पूरा जो एफ ब्लॉक का कंपाउंड है वो एनसीईआरटी से एक एक लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे किस प्रकार से, और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप एफ ब्लॉक के अंदर एकदम निपुण हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, और पूरा की पूरा एफ ब्लॉक आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक इन आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं, लेंथेनॉइड, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, तथा एक्टिनॉइड जो कि एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व हैं। चूंकि लेंथेनम तथा लेंथेनॉइड में सन्निकटता पाई जाती है, अतः लेंथेनॉइडों की चर्चा में लेंथेनम भी सम्मिलित रहता है। इन तत्वों के लिए सामान्य संकेत क्या होता है? एलन प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से एक्टिनॉइड तत्वों की चर्चा में एक्टिनियम भी इसी श्रेणी के 14 तत्वों के साथ सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेंथेनम और एक्टिनियम है वो आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइडों के साथ सम्मिलित रहते हैं जब उनका अध्ययन किया जाता है। संक्रमण श्रेणी की तुलना में लेंथेनॉइड आपस में अधिक सन्निकट समानताएं प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में केवल एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो कि +3 होती है, तथा इनका रसायन इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार तथा नाभिकीय आवेश में हुए अल्प परिवर्तन के श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर एक्टिनॉइड श्रेणी का रसायन अत्यधिक जटिल है, क्योंकि क्या है, जो ये एक्टिनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जिस वजह से उनका अध्ययन करना क्या होता है? कठिन होता है। जटिलता का कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विस्तृत परास, तथा दूसरा कारण इन तत्वों का रेडियोधर्मी गुण है। देख लीजिए, जो कि इन तत्वों के अध्ययन में विशेष कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। यहाँ एफ ब्लॉक की दोनों श्रेणियों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाएगा। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं 8.5 यानी कि लेंथेनॉइड, लेंथेनम तथा लेंथेनॉइड, जिनके लिए सामान्य संकेत एलएन का उपयोग किया जाता है, के नाम संकेत परमाणविक एवं कुछ आयनिक अवस्थाओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान सारणी 8.9 में दिए गए हैं। तो देखिए, जो सारणी है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेंथेनॉइड की जो त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याओं में आप देखेंगे कि इसमें यूरोपियम पर आप देखिए, यूरोपियम को स्पेशल रूप से याद कीजिए। यूरोपियम की त्रिज्या देखिए आप कितनी है, 199। और सभी की त्रिज्याएं देखेंगे आप तो देखिए सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है लेंथेनॉइडों में वो यूरोपियम की होती है। यहाँ से कई बार जेई मेन में और नीट में बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है। तो जो आपकी यूरोपियम है उसकी सामान्य अवस्था की जो त्रिज्या है वो आपके लेंथेनॉइडों में सबसे अधिक होती है। और एक और बात याद रखेंगे आप यहाँ पर जो है कि आपके जो लेंथेनम है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका जो क्रमांक है इसको याद रखेंगे। देखिए 5d16s2, उसके बाद 4f1 5d16s2, यहाँ पर आना चाहिए था 5d2, लेकिन यहाँ हो जाता है 4f3। तो इस प्रकार से जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे आप यहाँ पर जो लेंथेनॉइडों में यूरोपियम की त्रिज्या सबसे बड़ी रहती है। तो आपको तो क्या करना है, सबसे पहले इन सभी के नाम याद करने हैं, और इनमें से जो यूरोपियम है उसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। और देखेंगे आप जो लेंथेनम +3 के तौर पर जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, 0 4f1 4f2 4f3, 3 से लेकर के पूरा 14 तक, ये एकदम एकाएक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सारणी में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बोला है कि यह देखा जा सकता है कि इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 में एक समान है। देखिए 6s2 में एक समान है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे 6s, सभी में 6s2 आएगा। देखिए 6s2 6s2 6s2, मतलब s तो इसका क्या है, पूरा भरा हुआ है। 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन, यानी कि जो f है वो क्या है, चेंजिंग हो रहा है, हमने ऊपर देख चुके हैं। यद्यपि इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि +3 वाले लेंथेनॉइडों की अति स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये जो +3 है वो लेंथेनॉइडों की अति स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है का स्वरूप 4FN है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ n = 1 से 14 तक। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि 3 वाला है जो Ln+3 है, उसमें देखिए 1 से लेकर 14 तक 4f0 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 से लेकर के 4f14 तक है ये। तो परमाणु एवं आयनिक आकार के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपके जो आयनिक आकार के लिए परमाणु क्रमांक और आयनिक आकार है आपके, देखिए आयनिक त्रिज्या के बीच का जो ग्राफ है उसमें देखेंगे। हमने बोला था कि आपके जो यूरोपियम की त्रिज्या है वो सबसे बड़ी होती है। देखिए यूरोपियम और समैरियम +2,
तो इनकी जो त्रिज्या है वो सबसे कम देखेंगे आप, तो वो है आपके टर्बियम +4 की। और यहाँ पर देखेंगे आप सीरियम और प्रेसोडियम +4 में पाए जाते हैं, थुलियम और यटरबियम +2 में पाए जाते हैं। यानी कि समैरियम, यूरोपियम और टर्बियम और यटरबियम, थुलियम और यटरबियम ये क्या है +4 में पाए जाते हैं, और साथ में टर्बियम भी। तो सामने अब देख लेते हैं परमाणु एवं आयनिक आकार। लैंथेनम से लेकर के लूटेशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास लैंथेनॉइड आकुंचन यानी कि लैंथेनॉइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। हमने पहले देख चुके हैं डी ब्लॉक के अंदर की जो आपके आकार होता है तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी का लगभग समान होता है, वो लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से होता है। परमाणु त्रिज्याओं के मानव धातुओं एवं संरचनाओं से व्युत्पन्न में पाई गई कमी नियमित नहीं है, जैसा कि M3+ आयनों में नियमित रूप से देखने को मिलता है। चित्र 8.6 ये दे रखा है आपको, किस प्रकार से इसमें क्या होता है, बदलाव होता है। यह आकुंचन ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया जाता है, तथा कारण भी समान है। क्या कारण है देखिए, अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, इंपीरियल शील्डिंग इफेक्ट। फिर भी श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है, तथा श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में एक नियमित ह्रास पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो परमाणु क्रमांक में ह्रास के परमाणु का जो आकार है उसमें परमाणु क्रमांक के साथ किस प्रकार से ह्रास पाया जाता है। तो इसके बाद देखेंगे अब हम, देखिए आगे वाला जो है वो है लैंथेनॉइड आकुंचन का क्या क्या प्रभाव है। देखिए आगे बोला गया है कि लैंथेनॉइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनॉइड आकुंचन कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, लैंथेनॉइड आकुंचन कहलाती है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी, देखिए क्या इसका रीजन क्या है, इसका प्रभाव है जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं का मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिरकोनियम तथा हाफनियम। जिरकोनियम की त्रिज्या 160 पिकोमीटर तथा हाफनियम 169 पिकोमीटर की त्रिज्याओं का लगभग बराबर मान लैंथेनॉइड आकुंचन का ही परिणाम है। तो देखिए जेईई मेन में यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है और नीट में भी आ चुका है कि जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान है, इसका क्या कारण है। ये इन धातुओं की प्रकृति के साथ पाए जाने तथा इनके पृथक्करण उत्पन्न कठिनाई के लिए उत्तरदायी है। देखिए इनका क्या जो आकार समान है, इस वजह से इनका पृथक्करण क्या होता है, बहुत कठिन होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिए लैंथेनॉइड में La2 तथा Ln3 यौगिक प्रमुख है, यानी कि ये +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। फिर भी प्राय +2 तथा +4 आयन विलयन अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। ये अनियमितता जैसा कि आयनन एंथैल्पी में रिक्त, अर्ध भरित तथा पूर्ण भरित F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। अतः सीरियम 4 देखिए सीरियम +4 में रह सकता है। सीरियम 4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है, क्योंकि सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या बना लेता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए क्या होता है ये +4 ऑक्सीडेशन अवस्था प्राप्त कर लेता है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये रहा सीरियम आपके, तो ये रहा आपके सीरियम। जब देखिए इसमें से क्या चार की चारों इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग देगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये क्या कर लेगा 4f0 प्राप्त कर लेगा, जो कि इसका एक उत्कृष्ट गैस विन्यास है, जिसकी वजह से क्या होता है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए उत्कृष्ट गैस विन्यास इसके बनने में सहायक होता है, परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं, पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाता है। देखिए जो लैंथेनॉइड उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है आपके +3। चाहे कोई तत्व +4 में पाया जाए, +2 में पाया जाए या +1 में पाया जाए, ये हमेशा +3 में जाने का प्रयास करते हैं। ये सभी चाहते हैं कि ये लोग क्या करें, +3 की ओर चले जाएं। तो सीरियम +4 क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और खुद क्या कर लेता है +3 में परिवर्तित हो जाता है। तो खुद का ये क्या कर लेता है, अपचयन कर लेता है, और दूसरे का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। इसलिए क्या होता है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः ये पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाता है। सीरियम +4 से सीरियम +3 के परिवर्तन के E0 का मान +1.74 वोल्ट है, जो ये दर्शाता है कि ये जल को भी ऑक्सीकृत कर सकता है। इसका ये बहुत उच्च मान जल को दर्शाता है कि ये जल को ऑक्सीकृत कर सकता है। तथापि ये सभी क्रिया की दर अधिक धीमी है, इसलिए सीरियम 4 एक क्या है, अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है। तो आपसे पूछा जाता है कि सीरियम +4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक क्यों है, क्योंकि जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो क्या है, बहुत धीमी है। आगे बोला क्या है कि प्रेसोनियम, नायोबियम, टर्बियम तथा डायप्रोस्मियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु केवल LaMO2 ऑक्साइडों में,
यूरोपियम +2 s इलेक्ट्रॉनों के परितोहक द्वारा बनता है तथा F7 विन्यास इस आयन के बनने के कारण होता है। यूरोपियम +2 एक प्रबल अपचायक है। क्यों? क्योंकि ये +2 से क्या करता है, ये +2 से सीधा जाता है, कहाँ पे जाता है, +3 में जाने का प्रयास करता है। तो +3 में जाएगा तो ये खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करता है, ये अपचयन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक हो जाएगा, जो कि सामान्यतः +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से यटरबियम +2 जिसका विन्यास F14 है एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है। कारण क्या है, क्योंकि भैया ये तो खुद का कर लेंगे ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले का क्या करेंगे, ये रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि अपचयन। टर्बियम 4 के F कक्षा कर्दभरित तथा ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। आगे बोला गया है आपको कि समैरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है वो है आपके सामान्य अभिलक्षण। लेंथेनॉइडों के सामान्य अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो आपसे बोला गया है कि सभी लेंथेनॉइड चांदी की तरह क्या होते हैं, श्वेत होते हैं तथा नरम धातुएं हैं। वायु में तुरंत क्या हो जाती हैं, बदरंग हो जाती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। समैरियम क्या होता है, स्टील की तरह क्या होता है, कठोर होता है। इसके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं, परंतु समैरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। इसकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं तथा ये ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। केवल यूरोपियम तथा यटरबियम और कभी कभी समैरियम तथा तुल्यम को छोड़कर घनत्व तथा अन्य गुणों में निर्बाध परिवर्तन होता है। अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। लेंथेनम 3+ तथा लूटेशियम 3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है। इसको याद करेंगे आप, 3+ और लूटेशियम 3+ में से, मतलब ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आयन रंगीन नहीं है, तो उनमें एक ऑप्शन में ये दोनों थे। परंतु शेष लेंथेनॉइड आयन रंगीन होते हैं, फिर भी संभवतः F स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड संकीर्ण होते हैं। F0 किस किस्म होता है, लेंथेनम 3+ तथा सीरियम +4 एवं F14 यटरबियम +2 तथा लूटेशियम +3 के अतिरिक्त अन्य सभी लेंथेनॉइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं। लेंथेनॉइडों की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का मान 600 किलोजूल मोल इनवर्स के आसपास होता है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान लगभग 1200 किलोजूल प्रति मोल होता है, जो कैल्शियम के समतुल्य है, यानी कि ये कैल्शियम के लगभग बराबर होता है। तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के विस्तृत विवेचन से ये निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जैसा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D कक्षकों में रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्णभरित F स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। यह लेंथेनम, गैडोलिनियम तथा लूटेशियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट है। सामान्य रूप से श्रेणी के प्रारंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। अब आगे क्या बोला गया आपको कि अर्ध अभिक्रिया लेंथेनम 3+ से क्या हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये लेंथेनम सॉलिड बना लेता है। इसके लिए E0 का मान कितना होता है, -2.2 से -2.4 के पास में है। यूरोपियम के लिए E0 का मान -2 वोल्ट है। निस्संदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं। धातुओं में कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड में क्या बनता है, देखिए Ln3C, Ln2C3 और Ln C2। Ln का मतलब होता है सभी लेंथेनॉइड तत्व, जो कि लेंथेनॉइड के जो तत्व हैं 14 की 14 वो ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये कार्बन के साथ में जो लेंथेनॉइड के जो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Ln Ln Ln3C, Ln2C3 ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा हैलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड MOH3 बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, न कि केवल हाइड्रेट ऑक्साइड। ये क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रिया चित्र 8.7 में प्रदर्शित की गई है। अब आप देखेंगे लेंथेनॉइड को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो आपको मिलेगा Ln2O3 लेंथेनम ऑक्साइड। अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या करता है, ये आपके सल्फाइड देता है। जल के साथ अभिक्रिया करने पर ही क्या करता है, आपको हाइड्रेट देता है। LnOH का अल्ट्राइस हाइड्रोक्साइड दे देता है। ये धातु हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर ये आपके नाइट्राइड देता है। तो इस प्रकार से जो लेंथेनॉइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं वो हैं। अब लेंथेनॉइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इसके उपयोग से अक्सर प्रश्न आते रहे हैं, तो यहाँ इनको याद करेंगे आप। लेंथेनॉइडों का उपयोग सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्रातु इस्पात के उत्पादन में से एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु जिसको बोला जाता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मिश मेटल है, जो एक लेंथेनॉइड धातु है। 95%
लैंथेनॉइड धातु तथा आयरन 5% तथा लेस मात्र सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्यूमिनियम से बनी होती है। मिश्र धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है, जो बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। लैंथेनॉइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम बंधन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। लैंथेनॉइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति फास्फोरस के रूप में टेलीविजन पर्दे में तथा इस प्रकार की प्रतिदीप्ति सतहों में किया जाता है। तो आप इसके जो जो उपयोग है उनको याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या होते हैं? एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व। तो एक्टिनॉइडों में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 14 तत्व हैं। तो आप देखेंगे ये वाले तत्व में एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, ये सभी के सभी तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनियम कहलाते हैं। इन तत्वों के नाम, संकेत तथा कुछ गुण सारणी 8.10 में दिए गए। एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्व में तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्धायु का परास 1 से 3 मिनट तक है। लॉरेंशियम Z बराबर 103 की अर्धायु 3 मिनट है। बाद वाले सदस्य केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। इन तत्वों के कारण इनके अध्ययन में अधिक कठिनाइयां आती हैं। क्या होता है? ये रेडियो सक्रिय तत्व है भैया। तो इनसे क्या होता है? आपको ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है प्रयोगशाला में, इसलिए इनका जो अध्ययन है क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। तो आप देखेंगे एक्टिनियम जो इनके जो तत्व हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल अवस्था में +3 अवस्था में +4 में +3 में इनकी त्रिज्या और +4 में त्रिज्या है। तो यहाँ से एक बार इसकी आप रीडिंग लगा लेंगे। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि समझा जाता है कि सभी एक्टिनॉइडों में 7s2 विन्यास होता है। देखिए आप जो सभी एक्टिनॉइड उनमें देखिए 7s2 विन्यास सभी में मिलेगा, 7s2 7s2 तथा 5f एवं 6 ट्यूब कोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है। जिसके जो निवेश होता है मतलब बाकी के इलेक्ट्रॉन 5f एवं 6 में बटे हुए होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है। थोरियम Z बराबर 90, जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है तक तो नहीं, परंतु प्रोटेक्टिनियम एवं इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। देखिए 103 पर जाएंगे, ये देखिए ये रहा आपके 5f 14 भर गया पूरा। लैंथेनॉइडों के समान एक्टिनॉइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में नियमितताएं 5f उपकोष में उपस्थित F0 F7 F14 विन्यासों की स्थिति से संबंधित। इसी प्रकार से अमेरिकियम तथा कैलिफोर्नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f7 7s2 तथा रेडॉन 5f7 61 7s2 है। यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते जितने कि 4f कक्षक। अतः 5f कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयनिक आकार के बारे में। इनका आयनिक आकार क्या होता है तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आयनिक आकार। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनॉइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनॉइडों की तरह ही है, परंतु परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिकाश होता है। क्या होता है? क्रमिकाश होता है। इससे एक्टिनॉइड आकुंचन यानी कि लैंथेनॉइड आकुंचन की तरह ही क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड आकुंचन कहा जाता है, किया जा सकता है। यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी के एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो F5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब देखिए एक्टिनॉइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक है, आंशिक रूप से इसका कारण 5f 16 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा। एक्टिनॉइडों की ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्थाएं सारणी 8.11 में दी गई हैं। तो जिसका मेन रीजन वो क्या है? जो इनका जो इनके बीच में जो क्या है समतुल्य ऊर्जा स्तर है, किस किस के बीच में? देखिए 5f 60 और 7s। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देखेंगे कौन कौन से जो तत्व हैं जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। एक तो आपके नेपच्यूनियम और एक है प्लूटोनियम। ये दर्शाता है 3 4 5 6 7 सारी की सारी ऑक्सीडेशन अवस्थाएं ये दर्शाता है। इधर प्लूटोनियम को भी देखेंगे, ये भी पूरी की पूरी दर्शाता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नेपाली क्या होते हैं? नेपाली पूरे, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपाली पूरे तक जाते हैं। पूरे कितनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था? 7। तो नेपाली पूरे, ये नेपाली पूरे। तो एक्टिनॉइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था थोरियम में +4 है। ये रहा थोरियम। थोरियम के अंदर कितनी है? +4 है। मान के कि उसके बाद उसने कहा कि प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम तथा नेपच्यूनियम में क्रमशः +5 +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं। सारणी 8.11 देखिए बाद में घटती जा रही हैं, ये देखेंगे आप इधर। और परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं। सारणी 8.11 एक्टिनॉइडों व लैंथेनॉइडों में ये समानता है कि ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ये बात याद रख लीजिए कि
जो आपके लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो +3 अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। तथापि +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रारंभ एवं बाद वाले एक्टिनॉइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा भिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। अब सामान्य विलक्षण तथा लैंथेनॉइडों से तुलना करते हैं हम एक्टिनॉइडों की। देखिए, सभी एक्टिनॉइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती हैं, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती हैं। संरचनाओं में भिन्नता का कारण धात्विक त्रिज्याओं में अनियमितताएं हैं, जो लैंथेनॉइडों से कहीं अधिक है। एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हों, क्योंकि क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन पर उबलती हुई जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। तो क्या अधिकतर तो क्या हो जाएंगी, नाइट्रिक अम्ल से अल्प प्रभावित होती हैं। कारण है कि इन धातुओं पर क्या होता है, ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो जो भौतिक गुण है और जो रासायनिक गुण है वो आपको याद करने हैं। अब एक्टिनॉइडों के चुंबकीय गुण लैंथेनॉइडों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। यद्यपि 5f के अवलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनॉइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा लैंथेनॉइडों के लिए संगत परिणामों में है। हालांकि ये मान लैंथेनॉइडों में कुछ अधिक होते हैं। तो आगे बोला गया है आपको कि एक्टिनॉइडों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनॉइडों की आयनन एंथैल्पी यद्यपि सही रूप से ज्ञात नहीं है, प्रारंभिक लैंथेनॉइडों से कम है। यह उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि जब 5f कक्षक बनना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक क्रोड में कम भेदन करेंगे। इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश संगत लैंथेनॉइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे। एक्टिनॉइडों में बाह्य इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़िया बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं। विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है, एक्टिनॉइडों की लैंथेनॉइडों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक्टिनॉइडों में लैंथेनॉइडों की तरह का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता है। फिर भी प्रारंभिक एक्टिनॉइड भी लैंथेनॉइडों की तरह आपस में सन्निकट समानताएं दर्शाने में तथा गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्तित होना सम्मिलित नहीं है। लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन का तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है और इसलिए संगत आवर्त में इनके आगे आने वाले तत्वों के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। लैंथेनॉइड आकुंचन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टिनॉइडों के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है। क्योंकि क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इस वजह से क्या होता है, हमको मिलते ही नहीं है, प्रकृति में बहुत ही कम अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। आगे एक सवाल है आपके सामने कि लैंथेनॉइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो देखिए वो है सीरियम, Ce, जिसका जो सूत्र होता है Ce होता है। आगे आपसे बोला गया है, देखिए जो अगला टॉपिक है वो है डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। हमने पहले डी पढ़ा है, इसके बाद अब एफ ब्लॉक पैटर्न के उपयोग क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियां। इनका उत्पादन आयरन ऑक्साइड के अपचयन, अशुद्धियों के निष्कासन तथा कार्बन में मिश्रातवन धातुओं जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज और निकल के सम्मिश्रण पर आधारित है। कुछ यौगिकों का उत्पादन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कि टीआईयू का वर्णक उद्योग में होता है। देखिए यहाँ से जेई मेन में एक बार प्रश्न आया था कि मैच द कॉलमन वाला टाइप का प्रश्न आया था जेई मेन में, और जेई एडवांस्ड में भी आ चुका है, जो कि उत्प्रेरकों का उपयोग से संबंधित था। तो इनको याद करेंगे आप, टीआईयू का वर्णक उद्योग में और मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग से उसके बैटरी सेलों में। बैटरी उद्योग में आते हैं आपके काम जिंक तथा निकल कैडमियम की भी आवश्यकता पड़ती है। वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहना उचित होगा। वर्ग 11 के तत्व देखिए कौन कौन से होते हैं, जो कि सोना, चांदी, कॉपर वगैरह होते हैं, उचित होगा। यद्यपि सिल्वर व गोल्ड की वस्तुओं का महत्व केवल संग्रहण तक ही सीमित हो गया है। तथा समकालीन, देखिए यहाँ से याद कीजिए, इस चीज़ को याद करें, यहाँ से प्रश्न आ चुका है कई बार। तथा समकालीन यू के कॉपर सिक्के वास्तव में कॉपर आवरणित स्टील है और सिल्वर यू के सिक्के कॉपर निकल मिश्रात हुए हैं। बहुत तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूके के कॉपर के सिक्के थे वो किस किस से बने थे, तो क्या था, कॉपर और स्टील से बने हुए थे। और जो आपके सिल्वर के सिक्के थे वो कॉपर और निकल के मिश्रात हुए हैं। बहुत सी धातुएं और उनके यौगिक रसायन उद्योग में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में देखिए क्या काम आता है, आपके B2O5 SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है। AlCH3 का ओल्तराय संयुक्त TiCl, उसको बोला जाता है जिगलर नट उत्प्रेरक। जिगलर उत्प्रेरकों का आधार है जिसका उपयोग पॉलीएथिलीन के उत्पादन में होता है। हावर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया प्राप्त करने के लिए आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तेल वसा के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है।
एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने के बाकर प्रक्रम में PDCl2 लेड क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। निकेल के संकुलों एल्काइन होता है, अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन के बहुलीकरण में उपयोगी है। फोटोग्राफी उद्योग में AGBR के विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है। तो यहाँ से जो आपको उपयोग दे रखे हैं, इसके जो यूज़ दे रखे हैं वो आपको याद करनी है, क्योंकि कई बार यहाँ से JEE मेन में, कई बार यहाँ से JEE एडवांस्ड में और कई बार यहाँ से आपके जो नीट है उसमें प्रश्न आ चुके हैं। तो जो उपयोग से संबंधित प्रश्न आजकल एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आप याद करेंगे। आप चाहें तो जो पुराने पेपर हैं उनको उठाकर देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहे हैं उपयोग से, और वो भी उत्प्रेरकों के उपयोग से प्रश्न आते रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था एफ ब्लॉक वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर को यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं और पूरा समझ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो को लाइक करें, और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे बताएं कि मुझे किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।